अब नाजरीन, मैं हूँ सलाम नजीबाबाद। इससे कबल कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से सभी से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, किसी शख्स को शख्सियत बनने में एक तवील वक्फ़ा दरकार होता है और उस तवील मुद्दत को कलील मुद्दत में करने का हुनर जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनको अल्लाह ने खूब अता किया है। या यूँ कहूँ कि एक बासलाहियत और बाकमाल बेबाक शख्सियत आज हमारी स्टूडियो के मेहमान हैं। या यूँ कहूँ कि इल्म का दरिया और अपने इल्म की रोशनी से सिर्फ नजीबाबाद ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला बिजनौर को मनव्वर करने वाली शख्सियत आज हमारी स्टूडियो के मेहमान हैं। आखिरकार किस कदर मैं उस शख्स के अल्फाज में तारीफ़ करूं, मैं चाहता हूं कि दो लाइन में मैं उस शख्स को आप लोगों से मैं रूबरू कराऊं कि मुश्क वह है जो मनवाए खुद अपनी खुशबू, वरना अत्तार की तमहीद में क्या रखा है। दोस्तों, आप लोगों से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं नजीबाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, जनाब डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब। मैं इस्तकबाल करता हूं सलाम नजीबाबाद में डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर साहब ने आज एक टॉपिक हमें दिया था कि हम इस पर बात करेंगे। आवाम हमारी बहुत परेशान है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल जो हमारे फील्ड के अंदर एक टाइफाइड नाम का फीवर जो कि आवाम की ज़बान पर भी बहुत आम तरीके से आता है कि क्या हो गया, ने कहा मुझे टाइफाइड बुखार हो गया। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने खुद ही नहीं हमें एडवाइस दी कि आप इस टॉपिक पर रखिए, मैं आवाम की रहनुमाई इस टॉपिक के ऊपर मैं आके करूँगा और जो आवाम ने हमसे सवाल किए हैं हम उन सवाल को डॉक्टर साहब से करेंगे ताकि उनको तसल्ली हो और डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह उनको पूरी तसल्ली दिलाएंगे कि टाइफाइड फीवर क्या है, कैसे फैलता है, कैसे होता है और कैसे आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से सवाल किए हैं और उन लोगों ने हमने उनको अपने साथ अपनी स्टूडियो में अपने इसके ज़रिए से डॉक्टर साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब पूरी तरीके से आपका मुतमईन करेंगे। डॉक्टर साहब, टाइफाइड फीवर आपने हमें एक टॉपिक दिया था और उस टॉपिक के आधार पर हमने आपकी पोस्ट डाल दी थी, उस पर हमारे पास कई सवाल आए। सबसे पहला सवाल यही है कि टाइफाइड फीवर आखिर है क्या? कोई कहता है कि आंतों का बुखार है, कोई कहता है मोतीझारे का बुखार है। आखिर इसके कितने नाम हैं और ये किस तरीके से फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं, आवाम थोड़ा सा जानना चाहती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त बख्शी और इसके अलावा अपने चैनल के जो देखने वाले हैं उनसे मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका अता किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जहाँ तक सवाल है, टाइफाइड फीवर एक आम इंसान के लिए बुखार सिर्फ बुखार है। ये डायग्नोसिस, इन बीमारियों के नाम ये डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मरीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते। और आज का हमारा शो इंशाल्लाह जूनियर डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इनका अभी MBBS या BOMS या BAMS थर्ड ईयर में दाखिला हुआ है वो मरीज़ देखना शुरू करेंगे। और जिन घरों में बीमारियां आम तौर पे घर करी हुई हैं उनके लिए इंशाल्लाह ख़ास होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं और ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारियों का एक ग्रुप है। फीको ओरल बीमारियां बोलते किसे हैं? फीसीज़ बोलते हैं इंसान के मल को, किसी भी जानदार के मल को हम फीसीज़ बोलते हैं। और बीमार का मल अपने साथ में बीमारी के जरासीम लेकर अगर किसी इंसान के खाने या पानी के ज़रिए दूसरे इंसान के पेट में पहुंच जाए तो वो वहाँ भी बीमारी पैदा करने की सिफात रखता है। इसे हम फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारियाँ बोलते हैं। टाइफाइड उन्हीं बीमारियों में से एक है, जैसे पीलिया होता है, हेपेटाइटिस A, जैसे कॉलरा होता है, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, ऐसे ही उसी ग्रुप की एक बीमारी टाइफाइड भी है। इसका क्या कोई ख़ास टाइम मुतय्यन है कि ये गर्मी में होता है, बरसात में होता है, जाड़ों में होता है? इसका कुछ ऐसा वक्त है क्या? आम तौर पर तो ये जुलाई से सितंबर तक फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि इन दिनों बरसात होती है और गंदगी पानी के ज़रिए एक हिस्से से दूसरे शहर के हिस्सों तक जा सकती है। लेकिन जहाँ टाइफाइड आम तौर पे पाया जा रहा है, एंडेमिक जिसे हम बोलते हैं, वहाँ टाइफाइड फैलने का कोई सीज़न नहीं है, ये 12 महीने मिल सकता है। अच्छा, एक साहब हमारे सवाल किया उन्होंने कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो हर किसी को हर दूसरे तीसरे महीने में ट्रीटमेंट होने के बाद भी टाइफाइड हो जाता है, फिर 4-5 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट होता है, फिर 3 महीने बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। आखिर ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि हम बीमारियों को पहचानते कैसे हैं। ये पार्ट मरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो डॉक्टर्स मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए सवाल बहुत अहम है।
सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बीमारी को उसके लक्षणों यानी सिम्टम्स के आधार पर शक के दायरे में लाते हैं कि अगर लक्षण किसी एक ख़ास बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम उस बीमारी को जहन में रखते हुए अपने मरीज़ की जांच, अपनी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। तो बुखार का जहाँ तक सवाल है टाइफाइड के, तो टाइफाइड में एक ख़ास पैटर्न होता है बुखार का जिसे हम स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। इसमें बुखार एकदम से शुरू नहीं होता, धीरे धीरे करके बढ़ता है। आमतौर पे इसका साइकिल 3 हफ्ते तक चलता है। पहले हफ्ते में बुखार थोड़ा थोड़ा रहता है, अगले हफ्ते में उससे और ज़्यादा होता है, तीसरे हफ्ते में बहुत तेज़ बुखार हो सकता है। एक साहब पूछ रहे हैं कि टाइफाइड के हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ है कि हम लोग ना खाएं इसके अंदर को और फ्यूचर में ना आए हमें। सबसे पहली चीज़, फिर यहाँ पर भी ये हमारा सवाल जो है इसका जवाब मरीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो डॉक्टर्स और मेरे फेलो प्रैक्टिशनर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि टाइफाइड हम डायग्नोस कर रहे हैं, क्या हमारा डायग्नोसिस ठीक है? तो डायग्नोसिस ठीक होने के लिए हम बीमारी के सिम्टम्स, अपने क्लिनिकल साइंस और रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर हम बीमारी पहचानते हैं। सबसे पहला है कि बुखार है तो क्या इसका पैटर्न टाइफाइड बुखार से मिलता जुलता है। दूसरी चीज़, जो हमने एग्ज़ामिन किया पेशेंट को, तो उस एग्ज़ामिनेशन में टाइफाइड के जो जनरल सिम्टम्स हैं, क्या वो मरीज़ जो बता रहा है हमारे इन्वेस्टिगेशन में और हमारे क्लिनिकल साइंस में, उन बातों पे वो सब चीज़ें खरी भी उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं। प्लस रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, बीमारी के कौन से हफ्ते में हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएं जिससे हम सही डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। अगर एक बार टाइफाइड की डायग्नोसिस बन जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कोई मुश्किल नहीं है, एंटीबायोटिक्स से आराम से इसका इलाज दिया जा सकता है। ओरली ट्रीटमेंट ही से ये ट्रीट हो जाएगा या जो आजकल समाज में चल रहा है कि उसको 5 दिन ग्लूकोज लगवानी है, 6 दिन लगवानी है, फिर 6-7 दिन दवाई खानी है, ये क्या कहाँ तक सही है? ये मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है। टाइफाइड के जो साधारण केस हैं वो आम तौर पर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी हम अगर पानी पीते रहें, लिक्विड वाली चीज़ें लेते रहें, पौष्टिक भोजन लेते रहें, फलों का इस्तेमाल करते रहें, प्रोटीन रिच डाइट लेते रहें, आराम करें और एक सूटेबल एंटीबायोटिक किसी योग्य चिकित्सक से हम ले लें तो हमारा ओरल मेडिकेशंस पे 100% ठीक हो सकता है। कुछ प्रतिशत केसों में ये देखने में आता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या मरीज़ मुंह से खा नहीं पा रहा है या उल्टियाँ इतनी है कि अगर उसे ओरल मेडिकेशन दिया जाएगा तो ये उल्टी में बाहर हो जाएगी। उन कुछ कंडीशंस में हमें इंजेक्टेबल्स पर भी जाना पड़ सकता है। एक साहब हमारे सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये एक रीत चली आ रही है कि टाइफाइड अगर हो गया तो हमको रोटी नहीं खानी है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें कि रोटी खाने से हमारे टाइफाइड में इजाफा हो जाता है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे रोटी मुंह से खाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें, ध्यान सिर्फ ये देना है कि साफ़ सफाई उस खाने में है या नहीं है, वो खाना कंटेमिनेटेड तो नहीं है, किसी ऐसी जगह से तो नहीं आया है जहाँ मरीज़ पहले से मौजूद हो, किसी मरीज़ ने उस खाने को छुआ तो नहीं है, ये पानी जो हम पी रहे हैं ये दूषित तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप रोटी खाइए, चावल खाइए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हल्का फुल्का खाना जो आसानी से हज़म हो जाए, क्योंकि बीमार चल फिर नहीं रहा है, घर में पड़ा हुआ है, उसकी आंतें इस बीमारी के ज़ोर से कमज़ोर हो जाती हैं, तो आसानी से जो हज़म हो जाए वो कम मिर्च मसाले वाला खाना खा सकते हैं। टाइफाइड का ट्रीटमेंट हो जाता है और फिर ये रिपोर्ट हम कराते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट में फिर एज इट इज़ पॉजिटिव आ जाता है। तो ये टाइफाइड की जो रिपोर्ट कराई जाती है, जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ पर टाइफाइड बहुत कम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर सैनिटेशन बहुत इम्प्रूव्ड है, पर्सनल हाइजीन पे बहुत लोग ध्यान देते हैं। हम जिस हिस्से में रह रहे हैं दुनिया के, यहाँ अभी सैनिटेशन की भी समस्या है और पर्सनल हाइजीन की भी, क्योंकि लोगों में अभी जानकारी, जागरूकता ये नहीं है। जहाँ तक इसकी जांच का सवाल है, अगर टाइफाइड बुखार पहले दिन से ही टाइफाइड होता है, जिसे भी बुखार है, अगर वो टाइफाइड है तो वो पहले दिन से ही, अगर टाइफाइड बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ तो वो टाइफाइड बुखार ही पैदा करेगा। 2 से 3 दिन तक किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आने वाला है। 3 से 4 दिन के बाद में टाइफोडॉट, जो इसमें हम एक कार्ड टेस्ट के ज़रिए IgG एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी देखते हैं, वो पॉजिटिव आ सकता है। उसमें भी सिर्फ IgM पॉजिटिव आ सकता है पहले हफ्ते में। IgG जो एक एंटीबायोटिक का प्रकार है, जिसे बॉडी के अंदर डेवलप होने में ही 10 से 14 दिन लगते हैं, तो 10 दिन से पहले तो ये पॉजिटिव आने का सवाल ही नहीं है। जो क्लासिकल विडाल टेस्ट, जिसके बेसिस पर आम तौर पे मरीज़ खुद भी करा के अपने आप को टाइफाइड का मरीज़ मान लेते हैं और फिर जाकर वो झोला छापों में फंस जाते हैं, खुद ही अपने आप
अपने आप को शिकार बना देते हैं। अगर किसी योग्य चिकित्सक से सिर्फ बुखार में सलाह लें और ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ें कि उसे क्या बीमारी है, क्या उनकी डायग्नोसिस बनती है, क्या ट्रीटमेंट बनती है, तो मुझे लगता है कि सही जांच के हिसाब से सही उसका उपचार मिल पाएगा। अच्छा, जब टाइफाइड का इन्वेस्टिगेशन जब पेशेंट कराने जाता है तो अगर बाई स्लाइड करा के लाता है तो उसको 320 टाइटर उसका पॉजिटिव आता है, और जब वो बाई कार्ड करा के लाता है तो वो निगेटिव आता है। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ जाता है? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो योग्य पैथोलॉजिस्ट की कमी होना कि टेस्ट सही ढंग से करा ना गया हो। दूसरी चीज़ ये है, जो टेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, जिसे आम ज़बान में विडाल टेस्ट बोलते हैं। हमारी मेडिसिन की जो बुक्स हैं उसमें सबसे बड़ी किताब, जिसे बाइबल ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, द हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, उसमें टाइफाइड की जांच में विडाल टेस्ट के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जो मैं इंग्लिश में भी बता दूं और हिंदी में भी तर्जुमा करूं। द क्लासिकल विडाल टेस्ट इज़ नाइदर सेंसिटिव नॉर स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, हैंस ऑब्सोलीट नाउ। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, लगभग 26-27 साल पहले, जब हम लोग मेडिसिन की बुक पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे हम लोग। सेंसिटिव किसे बोलते हैं कि अगर टाइफाइड है तो इस टेस्ट में वो ज़रूर पकड़ में आ जाए, उसे पकड़ ले, छोटे से छोटे टेस्ट में वो आ जाए। स्पेसिफिक किसे बोलते हैं कि टाइफाइड के अलावा किसी और बीमारी में ये टेस्ट पॉजिटिव ना आए। विडाल टेस्ट के बारे में जो आम राय पूरी दुनिया के डॉक्टर्स की है वो ये है कि ये ना तो सेंसिटिव है ना स्पेसिफिक है। कभी कभार टाइफाइड होने के बावजूद भी ये नेगेटिव आ जाता, कभी कभार टाइफाइड की गैर मौजूदगी में भी ये मलेरिया और कुछ और साल्मोनेला इन्फेक्शन और कुछ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली हमें मरीज़ के सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या डायग्नोस कर रहे हैं। साहब ने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि प्रेगनेंसी में अगर टाइफाइड हो जाए तो उस टाइफाइड का ट्रीटमेंट ओरली लें या इंजेक्टेबल के ज़रिए लें, और इससे प्रेगनेंसी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में सारी ही ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड हैं। कोई भी दवा आप लेंगे उसके पोटेंशियल हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि दवा देने का रिस्क ज़्यादा है या बीमारी अनट्रीटेड छोड़ने का रिस्क ज़्यादा है। बीमारी छोड़ने में अगर रिस्क हो तो हमें दवा देनी है, और दवा देने में रिस्क ज़्यादा हो तो हमें बीमारी छोड़नी है। इसमें भी ओरल एंटीबायोटिक्स और इंजेक्टेबल्स भी ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट, आमतौर पर बड़ा साइड इफ़ेक्ट गर्भस्थ शिशु के ऊपर नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें जब टाइफाइड का कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसका कंप्लीट होने के बाद एक टीका लगवाया जाता है, पहले डॉक्टर लाल साहब थे वो टीका लगवा दिया करते थे, तो फिर उसके बाद टाइफाइड दोबारा नहीं हुआ, लेकिन देखा ये गया है कि टाइफाइड फिर भी हो जाता है टीका लगने के बाद। आखिर उस टीके की क्या इंपॉर्टेंस है? टाइफाइड की 2 तरीके की वैक्सीन्स मौजूद हैं। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और वैक्सीन उन जगहों पे काम करती है जहाँ टाइफाइड आम तौर पर नहीं पाया जाता। इसमें इंजेक्टेबल वैक्सीन भी आती है, ओरल वैक्सीन भी है कैप्सूल की शक्ल में। जहाँ जिन देशों के अंदर टाइफाइड आम तौर पे पाया जाता, वहाँ तो लोगों को खुद ही कभी ना कभी इन्फेक्शन हो जाता है और वो खुद ही इम्यून हो जाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उन्हें किसी और एक्सटर्नल इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं होती। सब ये मालूम कर रहे हैं कि टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली आजकल हमारे शहर या हो सकता है बाहर भी हो, अपने शहर के हिसाब से मालूम कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि जो इतना कॉस्टली ना हो, जो इतना आजकल फील्ड में आम है। देखिए, टाइफाइड के लिए किसी को हम दोष नहीं दे सकते, जनता खुद ही दोषी है। आप योग्य चिकित्सक पर जाइए, डिग्री वाले डॉक्टर्स पे जाइए, वो आपका मुनासिब ही इलाज करेंगे। जितने पैसे की ज़रूरत है उस इलाज में उतने ही खर्च होंगे, कोई इलाज कॉस्टली नहीं होगा। और अगर कोई झोला छाप चिकित्सकों पे जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। एक साहब ये बता रहे हैं कि मेरे यहाँ परिवार के अंदर हर साल 7 लोगों को 8 लोगों को टाइफाइड होता है, बस लाइन लगी रहती है, मैं हॉस्पिटल जाता रहता हूँ। क्या ऐसा हम करेंगे अपने घर के अंदर कि हम इस बीमारी से बचें? हमारी जनता विडाल पॉजिटिव टेस्ट आने को ही टाइफाइड समझ लेती है। सच्चाई ये है कि एक बार अगर एंटीबॉडी डेवलप शरीर के अंदर हो गए तो ये कई महीनों तक बल्कि साल भर तक आम तौर पे टेस्ट में डिटेक्ट होते रहते हैं। स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, जिसे हम विडाल टेस्ट बोलते हैं, इसमें भी अल्टीमेटली हमें बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ ही डिटेक्ट करे जाते हैं, और वो डिटेक्टेबल लिमिट में अगर हैं तो हमेशा डिटेक्ट होंगे। उसका डिटेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि टाइफाइड मौजूद है। हाँ, कैरियर्स में भी ये चीज़ें मौजूद हो सकती है। मैं एक बात इसमें और हाईलाइट करना चाहूँगा कि इलाज के बावजूद भी अगर आपने पूरा एंटीबायोटिक कोर्स जो टाइफाइड के लिए दवाएं दी जा रही हैं या इंजेक्टेबल्स दिए जा रहे हैं,
वो कर लिया है, तब भी कम से कम 10% लोग 3 महीने तक टाइफाइड के बैसिलस को अपनी पॉटी में एक्सक्रीट करते रहते हैं। यानी वो दूसरे जनता के लिए, दूसरे लोगों के लिए, जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर लगातार बने रहते हैं। और 2.5 से 5% लोग पूरा इलाज के बाद में क्रोनिक कैरियर में कन्वर्ट होते हैं। वो साल भर तक उनकी मूत्र में भी ये आ सकता, मलमूत्र में ये चीज़ें टाइफाइड बैसिलस निकलते रह सकते हैं और दूसरों के लिए वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकते हैं। एक्चुअल में इसमें टाइफाइड से लिए हमने एक पोस्ट, आपकी जो पोस्ट डाली थी, हमने टाइफाइड से रिलेटेड भी डाली थी और उसके अंदर कहा था किसी अन्य कोई को प्रॉब्लम हो और वो अपने लिए कोई पर्सनल एडवाइस चाहता हो तो उसमें दें। तो मैं इस टाइफाइड के बारे में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन के आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके बारे में आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है आवाम के लिए कि वो किस तरीके से बचे, और अपना सजेशन फाइनली दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन टाइफाइड से हटके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बीमारी के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड एक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जहाँ तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये डॉक्टर्स के लिए चीज़ है समझने की और मरीज़ों को समझाने की कि उन्हें क्या दवा चूज़ करनी है और मरीज़ को कितने दिन तक अपने उसकी कंडीशन के हिसाब से इलाज देना है। मरीज़ों को, आम जनता को समझना ये चाहिए कि बीमारियों से हम दूर कैसे रह सकते हैं, या बीमारी अगर हो गई है तो उसमें सही ढंग से इलाज हम कहाँ लें ताकि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और कम से कम हमारे ज़रिए आगे समाज में ये बीमारी ना फैले। उसके लिए सबसे ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन, कि बाहर से जब कभी भी आप आएँ, घर में हाथ धोकर खाना खाएं, हाथ धोकर खाएं, पानी पिए हाथ धोकर पिएं, और कोई भी बाज़ार की खुले में बिकने वाली चीज़ ना लें, क्योंकि मक्खियों के ज़रिए ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह, या तो डायरेक्ट वाटर कंटामिनेशन है कि एक जगह मरीज़ का मलमूत्र पड़ा हुआ है, उसके ज़रिए पानी से, नालियों के ज़रिए वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया और लोगों के पीने की पानी में, सप्लाई में मिलकर सबके घरों में ये इन्फेक्शन पहुंच गया। दूसरा तरीका ये है कि पानी की सप्लाई नहीं है, उसके बावजूद मक्खी एक किसी रोगी के मल पर बैठी और आपके खाने पर आकर वो किसी भी तरीके से बैठ गई, तो मक्खियाँ ना पनपें, इसके बारे में हमें गली मोहल्लों में भी साफ़ सफाई का, कूड़े के ढेर ना लगे हों, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, मलमूत्र जानवरों का भी ना पड़ा हो, क्योंकि उनकी वजह से भी मक्खियाँ पनप सकती हैं और वो इस बीमारी को फैलाने में बड़ा कारण है। ये तो क्वेश्चन से जो टाइफाइड से रिलेटेड साहब ने एक टॉपिक दिया था, और उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां भी इसमें दूर हुई होंगी, क्योंकि आपने एक पोस्ट डाली थी कि इसके अलावा भी आप जो कोई सवाल करना चाहते हैं हमसे सवाल करें। कुल मिला के बात ये हुई कि एक ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के ऊपर चुने जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उससे अच्छे आप अपने संपर्क करें। दूसरे ये कि अपने यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें ताकि हाथ धोकर खाना खाएं और पानी बिल्कुल साफ़ पिएँ, मक्खियों से दूर रहें, मक्खियाँ खाने पर ना बैठी हुई हों, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना लें, हाइजीनिक खाना लें, फ्रूट्स और लिक्विड डाइट का खास एहतियात रखें। ला साहब, इससे आगे थोड़ा सा हम चलते हैं कि हमने एक साहब ने हमसे, आसिफ मलिक साहब हैं, वो हमसे सवाल करने के, डॉक्टर साहब मुझे पीलिया बहुत बार बार होता रहता है, मेरी सारी रिपोर्ट कराई है, सब कुछ नॉर्मल है, क्या रीज़न है कि पीलिया बार बार होता है और क्या वजह है इसकी? पीलिया में हमें ये देखना पड़ता है आसिफ साहब कि ये इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है। कुछ कंडीशंस में, वो हालांकि लाखों में एक आध कंडीशन होती हैं, कुछ सिंड्रोम इस टाइप के हैं कि वो जन्म से ही उनके अंदर वो टेंडेंसी डेवलप रहती है कि उनका बिलिरुबिन लेवल हाई रहता है। लेकिन इसमें मेरा मशवरा इन्हें यह है कि किसी योग्य चिकित्सक को दिखाकर और उनसे कम से कम इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की सारी जांचें करा लें। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज लें, और इन्फेक्शन नहीं है तो चिकना तला खाना ये कम खाएं। फिज़िकल एक्टिविटी पर अपनी ध्यान दें, कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक 24 घंटे में इन्हें फिज़िकल एक्टिविटी में जुड़ा रहना चाहिए, चाहे पैदल चलें, साइकिल चलाएं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, या किसी भी ऐसी एक्सरसाइज, रस्सी कूदना है अगर कूद सकते हैं तो रस्सी कूदना अच्छी एक्सरसाइज है। घर के अंदर एक्सरसाइजर ला के रख सकते हैं साइकिल वाला, वो चलाने से भी इन्हें लगभग ऐसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे रोड पर साइकिल चलाना, अगर इनके लिए प्रैक्टिकली मुमकिन ना हो तो। और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, पानी उबाल कर रखें वही पिएं, फ़िल्टर्स पे एतबार मत करें। पानी एक बार खौला लेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है सारे उसमें मर ही जाते हैं। हाइजीन का ध्यान रखें, इंशाल्लाह इस बीमारी से ये बचे रह सकते हैं। एक BMS का स्टूडेंट है और वो सवाल ये कर रहा है कि सर मेरी मदर का TG हमेशा बढ़ा रहता है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाली चर्बियों में से, वसाओं में से एक प्रकार की चर्बी है, और बॉडी के अंदर जितनी भी फ़ैट स्टोर होती है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही स्टोर होती है। ख़ास तौर पे पेट के ऊपर जो फैट आ रही है, तोंद जिसे हम बोलते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड का ही जमावड़ा है। इसके अलावा लीवर के अंदर भी फैट स्टोर होती है, वो भी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होती है। क्यों होती है?
ताकि हमें वक्त ज़रूरत पर एनर्जी की जब भी ज़रूरत हो तो ये फैट ब्रेक डाउन होकर ये ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स में टूटता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब इसका लेवल इस स्टोरेज से पार कर जाता है और बीमारी की हद में आ जाता है। ये अगर टेस्ट कराते हो तो माइल्ड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हम बोलते हैं तब जब ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो। मॉडरेट हम तब बोलेंगे जब 200 से 500 तक, और सीवियर तब बोलेंगे या मॉडरेटली हाई या सीवियरली हाई जब ये 500 से अबव जाता है। चिकना तला खाना अपना बंद कर दे, ख़ास तौर से जो एनिमल सोर्सेज से फ़ैट आती है। एनिमल सोर्स से फ़ैट आने में एक तो रेड मीट है, उसमें फ़ैट होती है, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है। दूसरी चीज़ जो घी है, दूध से बनने वाला, इससे भी बढ़ेगा ट्राइग्लिसराइड, मक्खन से भी बढ़ेगा। जो एनिमल सोर्स ऑफ फैट हैं उनसे परहेज़ करें और किसी योग्य चिकित्सक को दिखा के, फिर मेरा मशवरा हमेशा लोगों को वही रहता है कि डिग्री वाले डॉक्टर को दिखाइए जिस पे आप भरोसा करते हो, वहाँ जाइए, जो ट्रीटमेंट आपको वो प्रेस्क्राइब करें उसे लेते रहिए, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मी देवी कह रही हैं, बिजनौर से हैं, वो कह रही हैं कि मेरे पाँव में दर्द रहता है। मैं कई लोगों को देखती हूँ उनके पाँव में दर्द ही रहता है जबकि वेट ज़्यादा हमारा नहीं है। क्या रीज़न है कि पाँव में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है? बहन ने अपनी उम्र नहीं बताई है। अगर इनकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो मेनोपॉज के बाद में हमारी माताओं और बहनों में कैल्शियम की कमी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आने लगती है। और वो पैर का दर्द, क्योंकि पैर हमारी पूरी बॉडी का वेट संभालते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द इसी में फील होगा। इसके अलावा भी हड्डियों में और शरीर में और जगहों पर भी दर्द रह सकता है। ये अगर कोई दूध से इन्हें कॉम्प्लिकेशन या कोई एलर्जी नहीं है तो बिना मलाई का दूध सुबह शाम एक गिलास ज़रूर पिएँ और किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को वहाँ दिखा लें सबसे पहले कि कोई हड्डियों की प्रॉब्लम तो इनको नहीं है। रोहन गुप्ता जी हैं कोटद्वार से, वो कह रहे हैं कि मैं तो नॉनवेज भी नहीं लेता हूँ लेकिन मेरा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। क्या कोई ऐसी परमानेंट ट्रीटमेंट है कि जो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए? यूरिक एसिड प्रोटीन ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट है। नॉनवेज नहीं भी लेंगे तो जो आप वेजिटेबल प्रोटीन ले रहे हैं उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। आप सिर्फ ध्यान इस बात पर दीजिए कि शरीर मोटा ना हो पाए। जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से ही हो। और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो बैठे रहने की प्रवृत्ति है, उससे बचें। 40 मिनट से 1 घंटा कम से कम टहलने के लिए या और एक्सरसाइजेस के लिए ज़रूर निकालें। ये हमारे क्वेश्चन थे और जो हमारा टाइमिंग था वो भी लगभग पूरा हो चुका। साथियों, आज हमारे गेस्ट थे डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब, जो नजीबाबाद के बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और माशाल्लाह हम लोग तो इनको इल्म का दरिया कहा करते हैं। इस शख्स के पास माशाल्लाह बेतहाशा इल्म है। अगर जब बात करने बैठ जाते हैं, कल मैं जब सर से मिलने गया तो ना तो कोई बात हुई, उन्होंने जो मुझे सीखने को मिला है वो शायद वो गांठ बांध के वहाँ से लिया है, जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम आता है। और डॉक्टर साहब के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जब भी कोई मुलाकात मेडिकल स्टूडेंट या कोई जूनियर इस तरह का कोई मुलाकात करने जाता है तो हमेशा उसे अपने इल्म की रोशनी से मनव्वर करते हैं। और ये हमारे नजीबाबाद की तारीख़ है और आप सभी जानते हैं कि नजीबाबाद एक तारीख़ी शहर है। नवाब नजीबुद्दौला का बसाया हुआ शहर है। मौलाना अकबर शाह खान शाह नजीबाबाद जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। और इसकी खूबी यह है जहाँ इन जैसे बासलाहियत डॉक्टर्स मौजूद हों और बेतहाशा इल्म की सलाहियत मौजूद हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हमारा शहर सिर्फ नजीबाबाद ही तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन जैसी शख्सियात की वजह से मशहूर और मारूफ है। आप लोगों ने हमें टाइम दिया और इस बार फिर एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली मरतबा फिर एक नए चिकित्सक के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। उनकी हम नाम आपको अपनी पोस्ट पर डाल देंगे। आप उनसे जो क्वेश्चन करना चाहेंगे आप उसमें डालिएगा और हम इंशाल्लाह आपके सलाम नजीबाबाद के स्टेज के ज़रिए से आपके उनके क्वेश्चन उन तक पहुँचाएँगे, आपका सॉल्यूशन उनसे निकालेंगे और इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। हमारे बीच एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम की जानिब से डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमें एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं। शुक्रिया। जय हिंद। और आखिर में 2 अल्फाज के लिए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे सलाम नजीबाबाद के लिए और शहर अवाम के लिए 2 अल्फाज जो कहना चाहते हैं वो कहें। देखिए, सबसे पहले तो ये है, 3 लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश के, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड इम्पैक्ट। सलाम नजीबाबाद यहाँ की जनता से संवाद कायम करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बना और उसमें ये अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। आज मुझे यहाँ बुलाकर ये अपने व्यूवर्स से मुझे कनेक्ट होने का मौका दिया। मैं कनेक्ट हुआ, मैंने आप लोगों से कम्युनिकेट करा और
मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी और आपके काम आएंगी, और इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।